Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the remaining topics of Mendel's law of inheritance. तो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ट्रेड्स थे जो कि मेंडल ने स्टडी किए और उसमें किस तरह से ब्रीडिंग लाइंस उसने क्रिएट की थी। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। मेंडल्स लॉ ऑफ segregation. जी तो स्टूडेंट्स दो लॉज मेंडल ने पेश किए थे और प्रूफ किए थे। द फर्स्ट लॉ वाज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो बहुत अहम है क्योंकि वो समझ जाएंगी तो लॉ को समझना आसान हो जाएगा। तो उससे अगले लॉ यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको भी अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। वो ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, वो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। पहली चीज़ कि मेंडल ने जो पी प्लांट चूज़ किया था उसके कौन कौन से ट्रेड्स को स्टडी किया। The traits studied by Mendel in the pea plant. Number one, seed shape. और डियर स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू याद रखना है कि ही फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड द सीड शेप। ये पहला ट्रेट था जो कि उसने स्टडी किया था, सीड शेप। तो सीड शेप डियर स्टूडेंट्स दो तरह की थी क्योंकि कंट्रास्टिंग ये ट्रेड्स हैं। टोटल 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स उसने स्टडी किए थे, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। और कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं कि ऐसा ट्रेड जिसके लिए 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स हों और तीसरी ना हो, बस ना उसके इंटरमीडिएट हो, ना तीसरी हो, ना चौथी हो, सिर्फ 2 ही डोमिनेंट मतलब कि वाज़े नजर आने वाली उसकी फिनोटाइप्स हों। तो सीड शेप में 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स, राउंड एंड रिंकल्ड। सेकंड ट्रेड दैट वाज सीड कलर। सीड कलर में भी सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे। नंबर 1 येलो एंड ग्रीन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स एक और आपको बात बताता चलता हूं ताकि साथ ही साथ ये बात क्लियर हो जाए कि जो इस साइड पे मैं ट्रेट लिख रहा हूं कंट्रास्टिंग वो डोमिनेंट है और जो इस लाइन में लिख रहा हूं दीज आर रिसेसिव। और ये ऐसे नहीं लिख रहे, मतलब कि मेंडल ने प्रपोज जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारी जो ट्रेड्स की रिपोर्ट है वो बता रहा हूं, जो मेंडल ने स्टडी किए थे, स्टडी करने के बाद की ये इंफॉर्मेशन है। द थर्ड ट्रेट वाज पॉड कलर। पॉड कलर में जो डोमिनेंट था दैट वाज ग्रीन और रिसेसिव ट्रेट था येलो। उसके बाद
चौथा ट्रेट, दैट वाज पॉड शेप। पॉड शेप जो डोमिनेंट थी, दैट वाज इन्फ्लेटेड, और रिसेसिव थी कंस्ट्रिक्टेड। डोंट वरी, इनको मैं डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेट्स को मैं लिख लूं। पॉड शेप, उसके बाद फ्लावर कलर, इसमें जो फ्लावर्स लगते हैं उसका कलर। तो डोमिनेंट जो कलर था इसमें, दैट वाज पर्पल, और रिसेसिव था वाइट। सिक्स्थ ट्रेट, फ्लावर पोजीशन, यानी कि प्लांट के ऊपर उसकी क्या पोजीशन होती है, उस एतबार से जो डोमिनेंट था दैट वाज एक्सियल एंड द रिसेसिव वाज टर्मिनल। The recessive was terminal position. And the seventh trait was plant height. So dominant trait was tall plant and recessive was short plant, means के dwarf plant. अब इनको मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं तो फिर आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। So these are the traits and ये इनकी कंट्रास्टिंग जो फिगर्स हैं, फिनोटाइप्स। अब आते हैं सीड शेप पे। पहले तो सीड शेप किस तरह से है? राउंड। राउंड का मतलब कि आपको समझ तो आ रही है ना, ये पी प्लांट कौन सा है? मटर जो खाते हैं हम, ठीक है, ये वो है मटर। तो इसमें जो डोमिनेंट है वो राउंड है, और जो रिसेसिव और रिंकल कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े, स्मूथ नहीं है, रिंकल्ड। सीड कलर येलो और ग्रीन, इसमें मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कलर है, आप पहचान सकते हैं। पॉड कलर, अब पॉड क्या चीज़ है? वो जिसके अंदर वो फली जो होती है, जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, उसे कहते हैं पॉड। वो इस तरह से होता है, लाइक दिस, ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉड। ये जो पॉड की शेप मैंने आपको दिखाई है, ये है इन्फ्लेटेड, ऐसे फैला हुआ, और ये डोमिनेंट है, और इसका कलर क्या होगा? ग्रीन। जो कंस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि कुछ पॉड इस तरह से थे, लाइक दिस, फिर इसके अंदर इस तरह से वो मटर के दाने मौजूद है, पीस मौजूद है, लाइक दिस। तो ये तो पॉड क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स आपको, ये पॉड क्या था। उसको फ्लावर कलर, वो तो आपको समझ आ गया कि पर्पल है या वाइट है। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल से क्या मुराद है? तो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं फ्लावर की पोजीशन समझाने के लिए। लेट्स सपोज कि ये प्लांट है, पी प्लांट, ये इसकी ब्रांचेस। अगर तो फ्लावर्स लगे यहां पर एक्सिस पे, एक्सियल का मतलब एक्सिस है, एक्सिस का मतलब सेंटर। अगर तो फ्लावर्स लगे यहां पर, इस जगह के ऊपर, ये पोजीशन, ये फ्लावर को मैं मेंशन कर रहा हूं, तो ये पोजीशन कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल। ज्यादातर इनके जो फ्लावर्स हैं वो एक्सियल है। और अगर ये इस तरह से हो कि ये पी प्लांट, ये इसकी ब्रांचेस, और फ्लावर इनके हों एंड्स के ऊपर, ब्रांचेस के एंड्स के ऊपर, सो दिस काइंड ऑफ पोजीशनिंग इज कॉल्ड एज टर्मिनल। इसे कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल फ्लावर। टर्मिनल का मतलब एंड के ऊपर, टर्मिनल मीन्स एंड। और प्लांट की हाइट, तो उसमें दो ही कैटेगरीज थी,
या तो प्लांट ऐसे लंबा है या फिर छोटा सा प्लांट है, तीसरी कोई इंटरमीडिएट नहीं इनमें, मतलब इन दोनों के दरमियान हाइट नहीं थी, एक जैसी हाइट के, यानी कि या तो सिर्फ टॉल या सिर्फ शॉर्ट। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ये तो ट्रेड्स थे जो कि उसने स्टडी किए थे। अब आगे चलने से पहले एक और चीज़, क्योंकि हमने लॉ को डिस्कस करना है, तो लॉ को डिस्कस करने से पहले अब मेंडल ने जो बनाई ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्रिएट की। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना है डियर स्टूडेंट्स? अगर आपको क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना है, तो है 14। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने हैं, तो वो है 7। कंट्रास्टिंग में 7 हैं, वैसे टोटल कितने हैं? 14। राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन, ये एक एक करके करेंगे तो 14। वैसे अगर हम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात करें तो तब ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। सो व्हाट इज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट किसे कहेंगे? द प्लांट which is homozygous for a trait is called a true plant। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। होमोजाइगस का तो पता चला कि आपको होमोजाइगस जीनोटाइप हमने पढ़ी थी, मतलब कि या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या फिर वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा प्लांट कहलाएगा ट्रू ब्रीडिंग। और पता कैसे चलेगा ये ट्रू ब्रीडिंग है? तो जब भी उसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाएगा तो उसी तरह का प्लांट मिलेगा जो कि पेरेंटल जनरेशन में मिला। मतलब कि अगर आपने क्रॉस करवाया है राउंड वाले को राउंड के साथ, तो जितनी भी जनरेशन्स आएंगी वो राउंड होनी चाहिए। फिर इस राउंड को फिर उसी के साथ आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो अगली नस्ल फिर क्या आएगी? राउंड। इसको जितने मर्जी जनरेशन्स में आगे ले जाएं, हमेशा जब आपको राउंड सीड ही मिलेंगे तो इसका मतलब है दैट इज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। और अगर वो रिंकल सीड हो रिंकल को आपस में रिंकल से करवाया जाए और सारे रिंकल आए, फिर अगली नस्ल में फिर रिंकल, फिर अगली नस्ल में फिर रिंकल, फिर उससे अगले में फिर रिंकल, जितनी मर्जी जनरेशन उससे प्रोड्यूस करवा लें, अगर सिर्फ रिंकल सीड मिलेंगे तो ऐसा प्लांट कहलाएगा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो ये टर्म तो आपको समझ आ गई, मतलब कि या तो वो होना चाहिए कैपिटल ए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, या वो होना चाहिए स्मॉल ए। होमोजाइगस होना चाहिए अपने ट्रेट के लिए, तो तब वो कहलाएगा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। इस तरह की उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जनरेट की पहले मेंडल ने। उसके बाद फिर इनको आपस में क्रॉस कराया। अब उसने क्या किया, जब ये सारी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उसने क्रिएट कर ली, अब उसने देखा कि सबसे जो पहला जो ट्रेट उसने स्टडी किया था, हम उसी को आगे लेकर चलेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि उसने सीड शेप को। इससे पहले एक और टर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के एतबार से, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनो का मतलब एक। when you are studying one trait at a time, एक वक्त में आप सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि सिर्फ आप सीड शेप को स्टडी करें, या सिर्फ सीड कलर को, या सिर्फ पॉड शेप को, या सिर्फ पॉड कलर को, या सिर्फ फ्लावर कलर को, या सिर्फ फ्लावर पोजीशन को, या सिर्फ फ्लावर की हाइट को, प्लांट की हाइट को, एक ट्रेट को, एक कैरेक्टरिस्टिक को, एक उसकी क्वालिटी को एक वक्त में स्टडी करोगे तो वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, इसमें हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही करवाया गया, मतलब कि सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी किया गया एक वक्त में।
तो जब उसने ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स जनरेट करवाई तो पता ये चला कि जो राउंड है, राउंड वो डोमिनेंट है और जो रिंकल है वो रिसेसिव है। और हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब भी डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो पहली जनरेशन हमेशा की डोमिनेंट ही आने वाली है। लेकिन एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले 2-3 और चीज़ें रह गई, उसको भी मैं क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे लॉ के ऊपर, क्योंकि ये टर्म्स आगे इस्तेमाल होनी है। जब हम क्रॉस बनाएंगे तो उसमें अगर ये पहले से एक्सप्लेन ना हुई तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है। हम उसमें लिखते हैं P1, क्रॉस में लिखते होते हैं P1। P1 स्टैंड्स फॉर पेरेंटल जनरेशन, इट स्टैंड्स फॉर पेरेंटल जनरेशन, यानी वो प्लांट्स जिनका आप क्रॉस करवाने जा रहे हो, मतलब के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, मतलब के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जिनका हमने सबसे पहले क्रॉस करवाना है, वो कहलाएंगे P1। उसके साथ हम लिखते होते हैं P1। दूसरा F1, F1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसका मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन का मतलब यह है कि वो नस्ल जो पेरेंटल जनरेशन से आई, जो P1 से औलाद बनेगी, वो कहलाएगी F1 जनरेशन। और एक और टर्म इसमें इस्तेमाल होनी है, दैट इज F2 जनरेशन। F2 का मतलब है द सेकेंड फीलियल जनरेशन। सेकेंड फीलियल जनरेशन का मतलब कि ये वो वाली नस्ल है, यानी वो औलाद है जो F1 के आपस में क्रॉस करवाने से आएगी। यानी F2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय F1। क्लियर? और F1 क्या है? F1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, P1 मल्टीप्लाइड बाय P1। सो क्लियर डियर स्टूडेंट्स, F1 और F2 का डिफरेंस समझ आ गया। F1 वो है जो पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस करवाने से आएगी, और F2 जो है वो F1 को आपस में यानी सेल्फ फर्टिलाइज करवाने के बाद वो जो जनरेशन आएगी उसे हम कहेंगे F2 जनरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बेसिक बातें थी इस लॉ को स्टडी करने से पहले, तो होपफुली आपने इनके ऊपर फोकस करना है। जब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो अब उसके बाद जो लॉ है उसको समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन साथ देता चलूँ आपको कि जो पी प्लांट है, द पी प्लांट, इट हैज 14 क्रोमोसोम्स। कितने डियर? 14 क्रोमोसोम्स हैं इसके पास। और जो हम ट्रेड स्टडी करने जा रहे हैं वो भी कितने हैं? 14 ही हैं। और इसका मतलब है कि अगर हम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात करें तो 7, और यहाँ पर अगर हम जो क्रोमोसोम पेयर की बात करें तो वो भी हैं 7। क्लियर? तो अगले लेक्चर में फिर हम इसको ना लॉ को डिटेल से लेकर चलेंगे। आप इन चीज़ों को आपने रिवाइज करके रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि अगर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात की जाएगी तो वो 7 हैं, और अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात की जाएगी तो वो 14 हैं, और उसमें डोमिनेंट कौन से हैं और रिसेसिव कौन से हैं उसकी लिस्ट को भी जहन में रखिएगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।